मैं अनुभवी सिंह स्वागत करती हूँ आपका वार्ता नई पीढ़ी के लिए के 5वें एपिसोड में। जैसा कि आप सबको पता है, हम समसामयिक मुद्दों पर कैप्टन आर विक्रम सिंह के साथ खास बातचीत करते हैं, जिसके जरिए हम उन मुद्दों के बारे में गहराई से समझते हैं। तो इस हफ्ते के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। पहला, मोदी की अमेरिका यात्रा के बीच बराक ओबामा का विरोधी बयान। दूसरा, बिहार में विपक्ष की एकजुटता। और तीसरा, रूस के खिलाफ आखिर इनके ही लड़ाके क्यों हैं रूस के खिलाफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और स्वागत करते हैं कैप्टन आर विक्रम सिंह सर का। पहले मुद्दा जिस पर हम बातचीत करना चाहेंगे वो भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में अमेरिका की यात्रा की है, जिसको लेकर वो खासा चर्चा में भी रहे हैं। इस बीच बराक ओबामा, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, उन्होंने बयान दिया है। उनका बयान मैं पढ़ देती हूँ जिससे सही से समझ में आएगा। उनका कहना था कि अगर मेरी मोदी से बातचीत होती तो बातचीत का एक हिस्सा यह होगा कि अगर आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर अलग होना शुरू कर देगा। ऐसे ही उन्होंने कई मुद्दों पर कुछ ऐसी बातचीत की जिससे वो मोदी की नीति के खिलाफ नजर आए, और खासकर ये हम कह सकते हैं कि भारत की नीतियों के खिलाफ नजर आए। तो क्या भारत की इसमें क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? नमस्कार आप सबको जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हमसे मुखातिब हैं। नई पीढ़ी के इस कार्यक्रम में 5वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये अभी जो सवाल अनुभवी ने पूछा है, तो इसमें हम लोग ये देखें कि अमेरिका से भारत के संबंधों की बात है इसमें, और उन संबंधों के कारण जो संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें किसको तकलीफ हो रही, किसको समस्या हो रही है। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति ही थे, मोदी जी से बहुत अच्छी बैठती थी, और मोदी जी ने उनको अपना मित्र कहा था, और ये भी कहा था कि हम लोग बड़े इनफॉर्मल संबंधों में बात करते हैं आपस में। बल्कि एक बार तो ये भी कहा था कि हम लोग आपस में बिल्कुल फर्स्ट नेम बेसिस पर बात करते हैं एक दूसरे से। तो इतनी निकटता मोदी जी से थी उनकी। लेकिन इतने वर्षों के बाद जबकि भारत का उनको और मित्र होना चाहिए, क्योंकि भारत की प्रगति, विकास और समरसता की भावना बढ़ रही है और दुनिया में नोटिस भी की जा रही है। विरोध पक्ष है वो प्रोपेगेंडा करता रहता है, हमेशा करता रहता है। तो उस प्रोपेगेंडा में ओबामा साहब कैसे बह गए, ये बात समझना आवश्यक है। अब देखिए, ये इतनी सफल यात्रा आज तक 1947 से लेकर के हम लोग देखें तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका के दृष्टिकोण से नहीं रही। इसमें रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें हम लोग तो बहुत सफल रही है। अमेरिका ने पहली बार जो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या रही, एयरफोर्स की समस्या रही है, जहाज़ों के इंजनों की समस्या रही है, उसका समाधान किया है। जो उनकी जो जी फैक्ट्री है, जी कंपनी है, उन्होंने वो इंजन देना और भारत में बनाना भी स्वीकार कर लिया है अमेरिकन सरकार के बेहस पे, जो कि F-18 वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। वो G414 नाम है उस इंजन का। तो एडवांस इंजन है, वो हमारी तेजस की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और तेजस हमारा एक बहुत जल्दी से ऑपरेशनल पोजीशन में 2025 में आ जाना चाहिए उन इंजनों के दम पे, और इंजन यहीं पे बनने भी शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। इसके अलावा प्रीडेटर ड्रोन्स अमेरिका भारत को देने जा रहा है 30 की संख्या में। महंगे हैं थोड़े, लेकिन वो हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरी करेंगे। अब आप इसको इस तरीके से सोचिए, ड्रोन्स का जो सहयोग है नेवी में भी दिया जा रहा है, एयरफोर्स में भी दिया जा रहा है, और सेना के पास भी रहेगा। ये ड्रोन वही ड्रोन है जो कि अफ़गानिस्तान में बहुत टारगेट्स को अमेरिका ने हिट किया था बिना पायलट के ड्रोन्स की वजह से, जो खास करके कि धरती के ऊपर बहुत सही तरीके से अपने टारगेट को पकड़ते हैं ये ड्रोन्स। और सीधे सीधे कहीं किसी कंट्रोल रूम में बैठा हुआ कोई कंट्रोलर होता है, तो वो वहाँ से बटन दबाता है और मिसाइल छूटती है और टारगेट को हिट करती है। तो ये बहुत एफिशिएंट वेपन है, बहुत सशक्त शक्तिशाली वेपन है, और ये 33 घंटे तक आकाश में लगातार उड़ता रह सकता है, जो कि बहुत लंबा समय है। कोई जहाज़ इतना लंबा उड़ नहीं सकता। अब इसको नेवी के दृष्टिकोण से देखें। अब ये ड्रोन अगर नेवी के साथ है तो नेवी के जहाज़ के आगे आगे जो विक्रांत जैसे हमारा ये जो शिप है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो अब इसके आगे अगर कोई 60,000 फीट की ऊंचाई पर कोई ड्रोन चल रहा है
तो समुद्र में जो हमारी जो कहा जाए कि दृष्टि है, जो विजिबिलिटी है, वो बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि आप समुद्र के स्तर पे देख पा रहे हैं जब जहाज़ में हैं, और सामने आपके साथ साथ एक आगे आपसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे एक जहाज़ उड़ रहा है। तो वो कितना बड़ा समुद्र का एरिया, दुश्मन का एरिया, सामने का एरिया, जो खतरे हैं उनको पहले से भांप सकता है, उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ड्रोन्स में एक खासियत है, हमारा अपना जहाज़ उड़ेगा तो उड़ करके घंटे आधे घंटे तक उड़ करके फिर उसके बाद वो कहीं वापस आ जाएगा। उसमें वो क्षमता नहीं होती कि सस्टेन तरीके से जहाज़ की स्पीड के साथ साथ आसानी से उड़ता रह सके। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। उद्योग के लिहाज से भारत में निवेश करने की योजना अमेरिका की बहुत बड़े पैमाने पर है, जैसा दिख रहा है। ये सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनने की फैक्ट्रियाँ भी हमारे यहाँ पे लगाने का हो रहा है, एफर्ट हो रहा है। तो जो चाइना में इन्वेस्टमेंट था अब तक, वो अब भारत में शिफ्ट होने की तरफ हम देख रहे हैं कि वो चल रहा है। तो इससे चाइना को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी, उनका एम्प्लॉयमेंट घटेगा, उनके यहाँ कैपिटल का इन्वेस्टमेंट घटेगा, और भारत में वो चीज़ें वही चीज़ें बढ़ेंगी जो चीन में घटेंगी। तो भारत से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी का हमारे यहाँ से स्टॉक बढ़ेगा। तो भारत के लिए यात्रा बहुत सफल है, कहने का मतलब है। और सबसे बड़ी क्षति इसमें चीन को हो रही है, पाकिस्तान को हो रही है। पाकिस्तान की रणनीतिक हैसियत शून्य हो जाती है इससे। इसका परिणाम ये होता है भारत की अंदरूनी राजनीति में कि भारत का विरोध पक्ष बहुत हद तक वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है मोदी के सशक्त होने से। ये यात्रा मोदी को बहुत सशक्त करती है, मजबूत करती है और भारत की शक्ति बढ़ाती है। मोदी आज की तारीख में भारत के राष्ट्रवाद के प्रतीक बन गए हैं। अब विरोध पक्ष को उनका विरोध करना है। अभी विरोधी एकता के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब ओबामा इसमें जो हमारे यहाँ जो एक लॉबी चलती है, जिसने कि शाहीन बाग में समस्याएं पैदा की, धारा 370 के विरुद्ध कन्फ्यूजन फैलाया, ये किसान आंदोलन के विरुद्ध कन्फ्यूजन फैलाया, ये एक लॉबी जो भारत की अपोजिशन की लॉबी है। और इसमें बहुत से इस प्रकार के विदेशी जुड़े हुए हैं, नाराई जुड़े हुए हैं, जिनको कि भारत को कमज़ोर करने में उनका अपना इंटरेस्ट है। खालिस्तानी फोर्सेस हो गई, लेफ्टिस्ट फोर्सेस हो गई, इनका लक्ष्य ये है कि भारत कमज़ोर हो। कम्युनल फोर्सेज हैं जो कश्मीर वगैरह को नियंत्रित करती रही हैं, और एक कमज़ोर भारत से जिनको फ़ायदा था, और पाकिस्तान की भूमिका बनी रहने से जिनको कि एडवांटेज था। तो ये था। अब इसमें हम देखते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो रोल प्ले किया इस बीच में, कम्युनल पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से, मुस्लिम अपीजमेंट के दृष्टिकोण से, जैसे कि राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर के वहाँ ये भी यहाँ तक बयान दे दिया कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। ये बड़ी गजब की बात है। आज तक किसी ने भी, यहाँ तक कि खुद मुस्लिम लीग ने भी अपने को सेकुलर नहीं कहा, और ये सीमा जिनको सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट दिए घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपोजिशन है, ये अपने को एक एकत्रित करने की कोशिश में, अपने पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ाने के प्रयास में ये लगे हुए हैं कि माइनॉरिटी वोट्स इनके साथ आ जाए, ईसाई वोट्स इनके साथ आ जाए, मुस्लिम वोट इनके साथ आ जाए, पॉलिटिकल गेन के दृष्टिकोण से। ओबामा को इन्होंने उन इश्यूज़ पर, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पर समझाया होगा, और भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, ये फर्जी कहानियाँ बता करके, क्योंकि ऐसी कोई घटना हो नहीं रही, बल्कि यहाँ तो उल्टे ही हिंदुओं के ही गले काटे जा रहे हैं। नुपुर शर्मा जैसे केसेस के बाद में 7-8 हिंदुओं के गले काट दिए गए, और वो भारत में हो रहा है, और इसके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुई। हिंदू समाज इतना सबमिसिव है यहाँ भारत में। तो ये बेतुकी बात जो की जा रही है, भारत में आतंकवाद, ये अंदर मुसलमान हादसे हुए हैं, डरे हुए हैं, ये एक बड़ी फर्जी सी बात है, एक नकली बात है। ओबामा इसके झांसे में आ गए होंगे, और ये भी सुनने में आ गया है कि श्रीमान ओबामा को इसके लिए फंडिंग भी हुई है, धनराशि भी दी गई। और धनराशि की बात जो सुनने में आई है वो $4 मिलियन के आसपास है। जॉर्ज सोरेस जैसे लोग, जो कि अडानी के विरुद्ध जिन्होंने स्कैंडल चलाया अच्छा खासा, और उनके शेयर्स को काफ़ी गिरा दिया, इससे भारतीय इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टर्स का काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये सब लोग इस तरीके से लगे हुए हैं भारत को कमज़ोर करने में। फोर्सेस हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो कि भारत को वीक करना चाहती हैं, कमज़ोर करना चाहती हैं किसी भी तरीके से, और इनका सरगना चीन है। तो कमज़ोर भारत होने से चीन को फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा है। इस क्षेत्र में चीन का दबदबा बढ़ता है। ओबामा
गलत कारणों से, जिसको हम कहेंगे कि वो रॉन्ग रीजन्स जिसे कहा जाएगा, उनके कारण से इन शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के हाथ में खेल रहे हैं। ये भय दिखाते हुए इस भय में गिरफ्तार होकर के कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति बड़ी भयानक, बड़ी भयंकर होने जा रही है। तो उनको चाहिए कि भारत में आकर के हफ्ते 10 दिन यहाँ रुकें, भारत के इलाकों में जाएं, देखें, लोगों से बात करें। फिर उनको पता लगेगा कि स्थिति तो यहाँ रिवर्स है। यहाँ की आम जनता, आम हिंदू समाज तो मुस्लिम समाज से ही, इन कट्टरपंथियों से ही भयभीत है, मुल्ले मौलवियों से ही भयभीत है। वो तो रिएक्शन करने की स्थितियों में भी नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो वो आकर के देखेंगे तो इस बात को समझ जाएंगे। तो वो एक मिसगाइडेड हैं वो श्रीमान जी, और पैसे की जोर पर भी ये अपनी बात, अपना बयान कह रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति के स्तर पर के किसी व्यक्ति को ये बात शोभा नहीं देती। सर, जैसा आपने कहा कि मतलब वो प्रभावित हैं, तो क्या हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि भारत की ही इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा हमारा पोर्ट्रे हो रहा है बाहरी दुनिया में, जिससे बराक ओबामा ने इस तरीके का बयान दिया, जो कि हाँ। एक तरीके से मित्र थे मोदी जी के। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। जो है पोर्ट्रेयल भारत का इतना गलत किया जा रहा है, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये जानबूझ करके इस तरीके से किया जा रहा है जिससे कि भारत की एक इमेज खराब हो, और कहीं पे कुछ दंगे फसाद की स्थितियाँ ही बन जाए। तो इन्वेस्टर्स में ये भावना दी जाए कि भारत देखिए अस्थिर देश है, वहाँ पर कोई शांति व्यवस्था की कोई गारंटी नहीं है, जैसे कि चीन में है, जैसा कि और देशों में है। तो भारत में इन्वेस्टमेंट मत करो, वहाँ पर पैसा मत लगाओ। इस प्रकार का भाव पैदा हो कि अस्थिरता की गिरफ्त में है भारत, और भारत की बड़ा अच्छा देश नहीं है, और उसमें ह्यूमन राइट्स वगैरह के वायलेशन बहुत हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसका प्रचार प्रोपेगेंडा करने का काम हमारी अपोजिशन पार्टियां भी कर रही हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी, जिसको कि हम देख रहे हैं इनके जो रंग ढंग हैं, और पूरी तरीके से वो एक ऐसी पॉलिटिक्स के हाथ में खेल रहे हैं जो कि इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली फोर्सेस के प्रति उनके मन में सहानुभूति है, उनके साथ सहयोग की भूमिका में आए हुए दिख रहे हैं। तो ये है। दूसरा मुद्दा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। अभी हाल ही में बिहार में विपक्ष ने एकजुट होके एक मीटिंग की है, जो कि साफ तौर पर भाजपा के खिलाफ मीटिंग की है, इसको कहा जा सकता है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या इस मीटिंग से मतलब जो वोट देने हैं, हमारे जो वोटिंग कैटेगरी है, जो लोग हैं, क्या इस पर उस मीटिंग का कोई प्रभाव पड़ेगा? और आने वाले चुनाव में क्या विपक्ष मजबूत होगा? मतलब ये इन्होंने रास्ता पकड़ा है, वो एक मजबूती की ओर ले जाएगा इनको, या फिर विफल करेगा? इसमें देखिए, परेशानी अपने देश में ये हो गई है कि राष्ट्रीय पार्टी खाली भाजपा रह गई है व्यवहारिक स्तर पर। दूसरी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर टर्फ पर है, बहुत कमज़ोर विकेट पर है वो। और अभी हिमाचल स्टेट में सरकार बनाने के बाद, और उसके बाद कर्नाटक में जीतने के बाद उनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर तो हुई है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी पेपर्स में तो है, लेकिन उनकी वो स्थिति नहीं बन पा रही है जिससे कि भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर वो मुकाबला कर सकें। और जो छोटी पार्टियां हैं वो राज्य आधारित पार्टियां हैं। राज्य आधारित पार्टियों में समस्या ये है कि वो परिवारवाद, एक क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं, उनका संबंध, उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना राज्य ही है, राज्य से बाहर नहीं है। और राज्य से बाहर अगर वो सोचते भी हैं तो इस तरीके से सोचते हैं कि बार्गेनिंग पावर के दृष्टिकोण से। अब ये लोग 30-35 कितनी पार्टियां थी, हमें संख्या याद नहीं आ रही है, ये सब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ इन लोगों ने आपस में चर्चाएँ की, भाई किस तरीके से हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। तो चर्चा तो हुई। अब इसमें इन लोगों के बीच में जो सबसे जो है महत्वाकांक्षी नेता है वो नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी का प्रयास ये रहा होगा कि इन लोगों को इकट्ठा करके हम एक ऐसी कमांडिंग भूमिका में आ जाएं जहाँ कि हम इन लोगों को इनके कोऑर्डिनेटर हो जाएं या संयोजक हो जाएं, जिससे कि हम इस पॉलिटिक्स को चला सकें, इसके मेन सारथी के तौर से हो जाएं। और अगर कोई इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं पार्टियों के इकट्ठा होने की, चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव लड़ने की और उसके बाद, तो टिकट वितरण में उनकी भूमिका रहे, और जो गणित बनेगा चुनाव के बाद का गणित, उसमें वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और चूँकि इनकी निगाह में प्रधानमंत्री का पद है, जिसके लिए वो
भाजपा का साथ छोड़ करके गए हैं, वरना मुख्यमंत्री तो यहाँ भी थे, वो भाजपा में भी थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक प्रयास चल रहा है, लेकिन इस प्रयास की सफलता की गुंजाइश बहुत दिखती नहीं है। क्योंकि अभी देखा, आप पार्टी ने वहाँ पर अपनी बात कही कि अध्यादेश में के लिए समर्थन मांगा, कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया और भी पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया। कुछ ने कहा कि भाई ये फोरम नहीं है, उस काम के लिए फोरम नहीं है, उपयुक्त फोरम नहीं है। तो इस प्रकार की बातें वहाँ पर हुई, तो वो इनकन्क्लूसिव अंत हुआ उसका, और कोई ऐसा उत्साहवर्धक समाचार निकल करके नहीं सामने आया है। सिर्फ वो लोग सहमत हुए हैं कि शायद अब अगले जब भी जिस भी महीने में, अक्टूबर नवंबर जब भी वो लोग शिमले में बैठेंगे, वहाँ फिर दोबारा चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण नेता भी नहीं आए। हमको लगता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं, ये अपना इन्होंने भागीदारी नहीं की, और वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन एक प्रकार से चूँकि बिहार में बैठक थी, और बिहार के लोगों की वहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन हुई थी लेबरर्स की इस बीच में, तो उसको लेकर के माहौल बहुत अच्छा नहीं था। आए वो, उसके बाद वो निकल गए बहुत जल्दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पार्टियां जो कि दक्षिण में हैं और जिनका कि अपने राज्य से बाहर कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक खाली खानापुरी के लिए आ रहे हैं। ये अपने राज्य के इंटरेस्ट को ही देखने वाले हैं, राष्ट्रीय न इनको कोई इंटरेस्ट है, न कोई इनकी प्रोफाइल है। इनका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमारी भूमिका इतनी हो जाए कि राज्य की सरकार हमारी बची रहे, सुरक्षित रहे, केंद्र में एक आध मंत्री हमारा हो जाएगा तो बहुत अच्छा। तो ये है। तो हमें नहीं लगता कि अपोजिशन फिलहाल इस पोजीशन में है कि मोदी जी को प्रभावी रूप से चैलेंज कर सके। जी अनुभवी। तीसरे मुद्दे जिस पे हम बातचीत करना चाहेंगे, रूस की बातचीत करेंगे। रूस में अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन का वार चला, उसके लिए काफ़ी दिन तक चर्चित रहा रूस। अभी नया मुद्दा जो उभर के सामने आ रहा है, रूस के वैगनर समूह के लड़ाकों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। हालांकि उसको पुतिन ने संभाल लिया है, या यूं कहें कि दिखा दिया है कि संभल गया है वो चीज़। तो क्या इसे हम तूफान के पहले की शांति माने या कुछ और? इसमें देखिए, ये जिस तरीके से ये वैगनर ग्रुप है रूस में, रूस की ओर से लड़ रहा है, ये प्रोफेशनल आर्मी है, पेशेवर सैनिक है, जिसमें सैनिक हैं और गैर सैनिक भी हैं, गैर पेशेवर सैनिक भी हैं, रिटायर्ड सैनिक भी हैं, और जो बहुत सी जगहों पर सेवा किए हुए सिपाही हैं। ये वैगनर जैसे एक कारपोरेशन होता है, उस तरीके से फाइटिंग कारपोरेशन है, लड़ने का कारपोरेशन बना हुआ है, जो कि हमें ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ही बिहेस्ट पे बनाया गया, जब भी बनाया गया था। तो ये वैगनर बहुत से जगहों पर युद्ध लड़ती है किराए पर, जैसे कि सूडान में लड़ रही है, अफ्रीका के कई कंट्रीज में लड़ रही है, कुछ जगहों पर सूडान में, और कौन सा कंट्री है जहाँ पर कि ये सोने की खदानों की सुरक्षा में लगे हुए हैं और उससे कमाई करते हैं, अच्छा खासा सोना चुरा के ले जाते हैं, और इस तरीके से एक बहुत से प्रकार के कार्य करते रहते हैं, जिसमें इलीगल आमदनी, इलीगल कमाई भी इन लोगों की होती है, वैगनर्स की। तो वैगनर्स एक प्रोफेशनल आर्मी है, और रूसी सैनिक इसमें अधिकांश हैं, इसलिए रूस की ही आर्मी है, और आर्मी के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करती है उसी तरीके से। और इनका एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है, जिससे इनके जो इस समय इसके कमांडर हैं प्रिगोरिन, तो प्रिगोरिन रूस की ओर से लड़ तो रहे थे, लेकिन उनको कुछ असंतोष था। पहला तो ये था कि अब ये लड़ाई चलती चली जा रही है और कब तक अंत होगी, हमें पर्याप्त गोला बारूद नहीं मिल रहा, हमारी तनख्वाहें भी रुक जा रही हैं और हमारी बहुत समस्याएं आ रही हैं। इस प्रकार की बातें उन्होंने कई बार इस बीच में सामने आई थी, मीडिया में आई थी, कि वैगनर्स जो कि अच्छे फाइटर्स हैं और रूस के लिए अच्छा लड़ रहे हैं, खास करके उस तरफ कौन सा एरिया है, बरमूत या बरमुक्त एरिया है, तो वहाँ पर उन्होंने अच्छी सफलताएं अर्जित की हैं। वो असंतुष्ट हो गए हैं और असंतुष्ट होकर के वो चल रहे हैं रूस के खिलाफ और पुतिन के खिलाफ विद्रोह की बात कही गई। तो जो बात अब निकल करके सामने आई है कि उन लोगों ने एक भी गोली नहीं चलाई। रोस्टोव शहर जो है एक क्रूशियल शहर, वहाँ पर पहुँचे वो, वापस जा कर के उन्होंने जो आर्मी हेडक्वार्टर्स उसको घेरा, गोली नहीं चलाई, बस अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया, और गाड़ियों का जैसे काफिला चलता है फौज का, उसको देख करके लोगों ने सब अंदाज़ा लगाया कि विद्रोह हो गया, विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर, और ये मास्को की तरफ जा रहे हैं। तो अरे कहाँ रोस्टोव, कहाँ मास्को, बहुत दूरी है,
लेकिन लोगों ने मीडिया में अच्छा खासा हल्ला इसका मचा दिया गया। तो हो सकता है उनका इंप्रेशन ये रहा हो कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, गोला बारूद दीजिए, हमको ये दीजिए वो दीजिए, वरना हम इसमें जो है विद्रोह की स्थिति में आ जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो वो अगर अपनी समस्या को बताने का तरीका ये था तो ये बहुत अच्छा, बहुत ख़तरनाक तरीका था। ये युद्ध की स्थितियों में पहुंच जाने की स्थिति बन रही थी, और चूँकि पैदाइशी पुतिन की है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके बारे में हम लोगों ने भी कभी सोचा नहीं है। अपने देश में तो सोचा नहीं गया कोई प्रोफेशनल आर्मी हो सकती है जो कि किराए पे काम करे, किराए पे लड़ाई लड़े, और ये अपने यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसी सोच नहीं है अभी तक भारत में कि ऐसा भी कि लड़ाई को आउटसोर्स कर दिया जाए, जैसे किसी कंपनी को दे दिया जाए, भाई आप लड़ाई लड़िए हमारी तरफ से, हम आपको ये थोक में इतना पेमेंट करें, इतना कॉन्ट्रैक्ट दिए दे रहे हैं आपको लड़ने का, युद्ध लड़ने का। तो इसका सबसे पहला प्रयोग तो किया था इससे पहले अफ़गानिस्तान में किया था अमेरिकन ने। उन्होंने इस प्रकार की यूनिट्स को, इकाइयाँ खड़ी करके जो है आउटसोर्स कर दिया लड़ने की कार्रवाइयों को भी, और गोला बारूद सामान इस सब की आपूर्ति के लिए भी उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और अपने कॉन्ट्रैक्टर्स नियुक्त कर दिए। अब उसमें ये हो रहा था कि जो कैजुअलिटीज हो रही थी, जो अमेरिकन मारे जा रहे थे, वो ये नहीं कहा जा रहा था कि भाई ये अमेरिकन की कैजुअलिटी हुई है, ये तो उस कॉरपोरेशन के लोगों की कैजुअलिटी हुई है, कॉरपोरेशन के लोग मारे जा रहे हैं। तो उससे उनके सामने ये आसानी हो गई, अमेरिकन के सामने ये कहने में कि भाई हमारी कैजुअलिटी नहीं हो रही है, कॉरपोरेशन के लोग मर रहे होंगे, वो लोग लड़ रहे हैं, उस तरीके से वो युद्ध लड़ते हैं, वो लड़ रहे हैं हमारे लिए। तो उसका ब्लेम अमेरिका के ऊपर नहीं आ रहा था, वरना अमेरिकन सोल्जर्स जहाँ पर मर रहे थे इससे पहले की लड़ाइयों में, जैसे इराक में लड़ाइयों में और वहाँ पर कुवैत की लड़ाइयों में अमेरिकन काफ़ी मरे। उससे पहले वियतनाम वगैरह वार में अमेरिकन बहुत मरे, अफ़गानिस्तान में खुद शुरुआती दौर में अमेरिकन बहुत मरे। तो उनके जब बॉडी बैग्स, मतलब ये जब ताबूत जाते थे, तो अमेरिका के पब्लिक में बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन होता था कि भाई इतने हमारे सैनिक पड़ गए। लेकिन जब हमने आउटसोर्स कर दिया तो कंपनी के सिपाही मर रहे हैं, कंपनी जाने। तो उस तरीके से ये वहाँ से इसका चलन प्रारंभ हुआ, और पुतिन ने इसको एक बड़ा कलेवर दे करके, बड़ा प्लेटफॉर्म दे करके इसको बहुत बड़ा कर दिया। वैसे आइडिया पोटेंट आइडिया है, भारत के दृष्टिकोण से भी इसका कोई भविष्य उपयोग हो सकता है, अगर यहाँ पे लोग इसके बारे में पॉजिटिवली सोचें। ये चीज़ कैसे हो सकती है कि हमारे सामने भी समस्याएं बहुत सी हैं। तो आपने इस 5वें एपिसोड में इस हफ्ते के समसामयिक मुद्दों पर खास बातचीत को सुना। आपका इस बातचीत को लेकर और इन मुद्दों को लेकर जो भी विचार हैं, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ नई पीढ़ी।